वगैरह चाहिए। गुड आफ्टरनून। तो क्या कुछ किया था हम लोगों ने कल की क्लास में? कुछ तो किया ही होगा। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों की भी चर्चा की थी हम लोगों ने। ऐसा कुछ किया था। कुछ तकनीकी पक्षों की भी चर्चा की थी जो कि सल्तनत काल में भारत में नई प्रवृत्तियों के तौर पर देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद अब हमें बात करनी है कुछ और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों की जो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उभरती हैं। उनमें से हम दो को इग्नोर नहीं कर सकते, एक तो विजयनगर और दूसरा बहमनी। बाकी क्षेत्रीय जो भी शक्तियां हैं उनको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना होगा आपने। इस साम्राज्य का इतिहास, इसको आप कह सकते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, दिल्ली सुल्तान था, तो उसकी नीतियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक क्षेत्रीय विस्तार उसी के शासनकाल में हुआ। लेकिन उस विस्तार के साथ साथ सुदृढ़ीकरण की समस्याएं भी पैदा हुई और विद्रोह होने लगे। ऐसा ही एक विद्रोह हुआ था दक्षिण में, जिसको दबाने के लिए उसने दो भाइयों को भेजा जिन्होंने हाल ही में उसकी अधीनता स्वीकार की थी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब ये दोनों भाई दक्षिण पहुंचे तो गुरु जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी तरफ मत देखो, कलयुगी गुरुओं की बात नहीं कर रहा मैं। उनका एक गुरु था जो कि भक्ति आंदोलन के संत भी थे। नाम सुना होगा आपने, संत वेदारण्य। इनसे प्रेरित होकर उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर एक नए राज्य की स्थापना की, बल्कि अपने पुराने धर्म में भी वापस लौट आए। और इन्हीं दो भाइयों को विजयनगर के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम था हरिहर, जो बाद में हरिहर प्रथम के नाम से जाने गए, और बुक्का। यह घटना 14वीं शताब्दी के मध्य में घटी। अगर आप प्रिसाइज डेट पाना चाहें तो शायद इसको 1312 नहीं, 1337 38 37, ठीक है। ये 12 किसने बता दिया? माना मैंने कहा कि डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आप इतना अंडर एस्टिमेट कर लें मुझे। तो ये 1337, 36-37 हो सकता है। 30s की बात आप कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने एक नए राज्य की स्थापना की। यही राज्य विजयनगर कहलाया। विजयनगर राज्य की आरंभिक उपलब्धियों में एक उपलब्धि है मदुरई विजय। विजयनगर के साथ साथ मदुरई नामक एक सल्तनत की स्थापना भी हुई थी और उसकी स्थापना में मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों की ही भूमिका रही थी। तो विजयनगर साम्राज्य का एक राजकुमार जिसका नाम था कुमार कंपन,
ने मदुरई जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद वह बुक्का प्रथम का पुत्र था, हरिहर का भतीजा हो गया फिर। और कुमार कंपन की पत्नी ने अपने पति की प्रशंसा में एक कविता लिखी। उसका नाम था मदुरई बीजेएम। अगर आपसे पूछे कि मदुरई बीजेएम किसकी रचना है, तो इनके पत्नी का नाम था गंगा देवी। तो गंगा देवी ने मदुरई बीजेएम में अपनी पति की उपलब्धियों की चर्चा की है। और उनके पति जो कि विजयनगर के राजकुमार थे, उन्होंने मदुरई सल्तनत को जीत लिया था। ठीक, नहीं, ये बुक्का की बहू हो गई ना, हरिहर और बुक्का की। कुमार कंपन, हाँ, कुमार कंपन की पत्नी। ठीक है, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी। तो गंगा देवी याद रखिए, मदुरई बीजेएम कविता याद रखिए, कुमार कंपन याद रखिए, हरिहर और बुक्का याद रखिए, और संत जी का नाम भी याद रखिए। ये सब लोग इस पूरे एपिसोड में एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत के ध्वंसावशेषों पर एक नए राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद विजयनगर का इतिहास मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों के वृतांत पर आधारित है। विदेशी यात्री समय समय पर भारत आते रहे थे। भारतीय इतिहास लेखन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, मेगास्थनीज के ज़माने से, बल्कि उसके पहले से भी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस समय भी कुछ इतिहासकार भारत आए थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। फिर बीच में आपने चीन के यात्रियों का नाम सुना होगा, फाहियान, हुएनसांग। फिर अरब यात्री, कल ही बात हुई थी किताब रहला की और उसके लेखक इब्न बतूता की, और उसकी बात हो चुकी है जिसने लिखा था किताबुल हिंद। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अल बेरूनी। तो इस तरह से समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आते रहे थे। इन यात्रियों की श्रृंखला पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन पहले कौन बाद में। जाहिर सी बात है कि जो कम महत्वपूर्ण है उनके तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है उनको शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो भारत के बारे में लिख रहे हैं वो हैं ग्रीक लेखक। ठीक है ना, ग्रीको रोमन जिन्हें कहा जाता है। फिर उसके बाद से चाइनीज़, फिर उसके बाद से अरब, और फिर उसके बाद से यूरोपियन। मार्को पोलो का नाम सुना होगा आपने। मार्को पोलो को आप कह सकते हैं कि पहला ऐसा यूरोपीय यात्री है जिसने स्पष्ट रूप से भारत की चर्चा की है, और भारत आकर उसने भारतीय क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था। तो कुछ यात्री विशेष रूप से पहुंचे विजयनगर साम्राज्य में और विजयनगर के बारे में लिखा, और आज उन्हीं यात्रियों के वृत्तांतों पर विजयनगर का इतिहास लिखा गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के नाम, कुछ यात्रियों के नाम हम लोग जान सकते हैं। जैसे एक अधिकारी क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, एक यात्री इसमें है जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। यह ईरान का राजदूत था। ईरान का एक शासक है खुसरो प्रथम, उसका राजदूत था ये। और विजयनगर की यात्रा की थी इसने, और विजयनगर के बारे में लिखा है। इसने अन्य दक्षिणी यात्रियों, दक्षिणी जो शक्तियाँ थीं उनकी भी यात्राएं इसने की थी। भारतीय शासकों से इसकी एक शिकायत है। इसका कहना था कि वो तो कपड़े पहनते नहीं हैं इसलिए उनको गर्मी होती नहीं है, लेकिन ये तो अपने फारसी ड्रेस में था पूरा, देखा ही होगा आपने, वो शेरवानी और वो बंद गला, तो इसको बहुत गर्मी हो रही थी। ये कहीं वो जो है ना कालीकट और वहाँ के शासकों के बारे में बात करता है, उनके दरबार में गया था, इसको बहुत गर्मी हो रही थी। और भारतीय शासकों के बारे में कहता है कि वो बस बहुत कम कपड़े पहनते हैं और बाकी आभूषण से लगे रहते हैं। प्लस मौसम भी उसमें वो काफ़ी कंफर्टेबल थे, लेकिन ये जहाँ से आया था मौसम को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं था। तो भारतीय मौसम के बारे में भी ये बात करता है और भारतीय मौसम को गर्म बताता है, और यह कहता है कि भारतीय बहुत कम पोशाक पहनते हैं, जिसमें शासक भी बहुत कम पोशाक पहनते हैं। ठीक है। उसके बाद से एक व्यक्ति आया रूस से। आप बता सकते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था, अंग्रेजी में लिखते हैं
मैं पहले अंग्रेजी में लिखता हूँ, फिर आप स्पेलिंग बताएंगे। निकितिन, निकोलो कॉन्टी नहीं, निकितिन, कोलो कॉन्टी, निकितिन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? निकितिन ऐसे लिख लेते हैं। ये घोड़े का व्यापारी था, और इस समय तक घोड़े जो थे, ये जब भारत आता है तो ये समय है लगभग विजयनगर का ही समय है, 13वीं 14वीं शताब्दी। इस समय तक मंगोलों ने अफरा तफरी मचा रखी थी मध्य एशियाई और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में, तो जो घोड़ों का व्यापार होता था वह लगभग डिसरप्ट हो चुका था। तो धीरे धीरे घोड़ों का व्यापार सामुद्रिक मार्ग से होने लगा था। गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार किए जाने की व्याख्या भी इस आधार पर की जाती है कि गुजरात का इस समय तक आते आते न सिर्फ व्यापारिक महत्व बल्कि सामरिक महत्व भी हो चुका था। और फिर धीरे धीरे इस व्यापार में अरब व्यापारी समुद्री मार्गों से दक्षिण की ओर चलते चले गए थे। बाद के दिनों में गोवा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरेगा, जहाँ से घोड़ों का आयात होता था। तो यह व्यक्ति भारूकच्छ भी उस समय का मेजर सेंटर था, भड़ौच, जो प्राचीन काल में भी व्यापारिक केंद्र रहा था। यह घोड़े के व्यापारी के रूप में आता है, विजयनगर भी जाता है, बहमनी भी जाता है, बहुत सारी बातें कहता है। इसकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा आत्ममुग्ध टाइप का व्यक्ति है। कुछ लोग होते हैं ना आत्ममुग्ध। इसने भी बात की है कि भारतीय कम वस्त्र पहनते हैं, विशेषकर भारतीय महिलाएं, और इसको हर भारतीय महिला ऐसा लगता है कि इससे प्रभावित है, और इस तरह की ये फेंका फेंकी करता है अपने वर्णन में। फेंका फेंकी समझते हैं ना? तो हाँ, ये इसका कथन है। फिर उसके बाद से कुछ और नाम लिख लीजिए। निकितिन हो गया, ये क्या नाम था इसका? रूस का घोड़े का व्यापारी था। फिर लिखिए निकोलो कॉन्ती। हाँ, अगला तीसरा, कुछ यात्रियों का नाम लिख लीजिए। ये दो विशेष महत्वपूर्ण थे, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली हम लोगों ने कि एक फारसी दूत था और दूसरा घोड़े का व्यापारी था। इसके बाद से बस नाम जान लीजिए, निकोलो कॉन्ती, NI, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ और हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा। निकोलो कॉन्ती कैसे लिखेंगे? निकोलो कॉन्ती न लिखिए, फिर इच्छानुसार स्वादानुसार दीर्घिकार हर्षिकार लगाएं, और फिर क लिखते हुए बाकी प्रक्रिया पूरी करें। और इस तरह से आप लिख चुके हैं निकोलो कॉन्ती। आप सबको बधाई हो। उसी तरह से एक और है जिसका नाम है बारबोसा। इसका नाम मैं लिख दूंगा आसानी से, बारबोसा, बारबोसा। टीचरों की विचित्र अवस्था होती है नहीं? एक तो उन्हें लिखने के लिए बोर्ड के पास जाना होता है, और दूसरा लिख के तुरंत भागना होता है वहाँ से। इसलिए कि अगर थोड़ी देर और रुक गए तो उनका वही हाल होगा जो पुराने ज़माने में टीवी स्क्रीन के सामने जो लोग खड़े हो जाते थे। जब गांव में वीडियो वगैरह चला करता था तो जो टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया उसका क्या हाल होता था। तो टीचरों का कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। और सबके पास वो स्टाइल नहीं होता है कि ऐसे हाथ घुमा के लिख दें, कि साइड में खड़े रहें, आप देखते भी रहें और लिखते भी रहें। लिखने की अलग अलग कला होती है। अब थोड़ा सा, चलिए ठीक है, दिख गया ना बारबोसा? चलिए, इतना काफ़ी है। बारबोसा के बाद एक और नाम लिखिए, पेस। ये भी लिख के भागूंगा मैं जल्दी से। पेस, ये लिएंडर पेस नहीं है, कुछ और पेस है, इतना जानिए। हाँ, पेस का एक विशेष महत्व इस बात को लेकर है कि उसने विजयनगर की यात्रा तब की थी जब विजयनगर पर कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे, जो विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। तो ये अपने आप में ही प्रश्न हो सकता है कि किस यात्री ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। क्लियर? अब इन सब के आधार पर विजयनगर का इतिहास लिखने का पहला काम जिसने किया, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट सीवेल। अंग्रेजों ने हमारे नाम बहुत बिगाड़े हैं, तो हम भी बिगाड़ सकते हैं थोड़ा। सिंगल एल डबल एल छोड़ दीजिए, रॉबर्ट सीवेल। और इसने जिस किताब को लिखा जिसमें विजयनगर का इतिहास है, उस किताब का टाइटल भी बड़ा रोमांटिक टाइप का है। किताब का टाइटल मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा देवनागरी में,
अ फॉरगॉटन अंपायर। ऐसे मामलों में सीधे सीधे देवनागरी में कॉपी कर लेते हैं, अ फॉरगॉटन अंपायर। यह किताब किसने लिखी? रॉबर्ट सीवेल ने लिखी, और रॉबर्ट सीवेल ने विदेशी वृत्तांतों के आधार पर ही इस पुस्तक की रचना की थी। अ फॉरगॉटन अंपायर, नाम थोड़ा सा लग रहा है ना? अ फॉरगॉटन अंपायर, भूली हुई चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं। देखिए इतिहास कितना रोचक हो सकता है। अक्सर मनुष्य अपनी स्मृतियों में ही खोकर आनंद लेता है। इतिहास क्या है? समाज की सामूहिक स्मृति। तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से हाल ही में, मतलब हिस्ट्री में हाल भी 40-50 साल का हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। ये कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है, और हम्पी से विजयनगर की राजधानी, जो विजयनगर शहर था, विजयनगर साम्राज्य का नाम भी है और विजयनगर राजधानी का भी नाम था, तो विजयनगर के ध्वंसावशेष ढूंढे गए हैं। ठीक है। विजयनगर पर इसका कैरियर अगर हम देखें तो 337 से लेकर 1565 तक चलता है, थोड़ा बाद तक भी चलता है। विजयनगर के अवशेष, पुरातत्व में अवशेष ही ढूंढे जाते हैं। यह है विजयनगर का शासनकाल। इतने समय में 4 राजवंशों ने शासन किया था, और इन राजवंशों में सबसे पहला राजवंश है संगम, दूसरे का नाम है सुलू व, तीसरे का नाम है तुलु व, और चौथे का नाम है अरविडू। अरविडू या अराविडू, अरविंदु। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं ये लोग, बदमाशी करते हैं थोड़ा। अराविडू डायनेस्टी, उसी को हिंदी में लिख लेना है अरविडू। अरविंद नहीं, अरविंदो आश्रम तो कुछ और ही चीज़ होती है। आजकल लास्ट टाइम में जब रिवीजन होता है ना, तो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं मिल जाता है। दाल में भात, भात में खिचड़ी, कुछ उसमें चोखा, ठीक है, ये सब मिलने लगता है। कुछ नहीं करना, बस इसी रिवीजन की अवस्था में बने रहना है। बस समझिए कि इसी का आनंद लेना। क्लियर? अब इस संगम राजवंश में हरिहर और बुक्का जो संस्थापक थे, उनके अलावा कुछ शासक हुए जिनका नाम लिया जा सकता है। एक का नाम है देवराय प्रथम, और दूसरे का नाम है देवराय द्वितीय। देखिए इतिहास कितना आसान है। और अगर एक और हो गया होता तो क्या होता? देवराय तृतीय। तो आप तो जो पैदा हुए उनका इतिहास क्या, जो नहीं पैदा हुए उनका भी इतिहास पढ़ सकने में सक्षम है। पहचानिए अपने आप को, आपके अंदर अपरिमित शक्तियां हैं। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय विजयनगर के किसी भी अन्य शासक जो कि मशहूर थे या महत्वपूर्ण थे, उनकी तरह बहमनी के साथ संघर्ष में अपना समय बिताया। बहमनी राज्य के साथ संघर्ष, दोनों का। देवराय प्रथम का संघर्ष विशेष रूप से चलता है, यहाँ पे यह शासक भी महत्वपूर्ण है, फिरोज शाह बहमनी के। दोनों बहुत दिनों तक लड़ते रहते हैं, लेकिन बाद में इनके बीच में शांति स्थापित होती है और एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है। और उस वैवाहिक संबंध के पश्चात फिरोज शाह बहमनी को अपने राज्य में बगावत झेलनी पड़ती है, और उसका छोटा भाई उसको गद्दी से हटा देता है, क्योंकि वो इस पक्ष में नहीं थे कि विजयनगर के साथ शांतिपूर्ण समझौता हो सके। ठीक है। अब बाबर उत्तरी भारत में गन पाउडर का इस्तेमाल करता है, इस बात से सभी लोग सहमत होते हैं। भेड़ा की लड़ाई में पहली बार, और बाकी जो दूसरी लड़ाइयाँ वो लड़ता है उन सब में वो गन पाउडर का इस्तेमाल करता है।
गन पाउडर क्या होता है? ये कतई वो पाउडर नहीं होता है जो गन फायर करने से पहले लगाते हैं चेहरे पे, ठीक है, ताकि धूल से, डस्ट से, हीट से बच सकें। ऐसा कुछ नहीं है। ये बारूद को गन पाउडर कहा जाता है। तो ये तय है कि उत्तर भारत में गन पाउडर का पहला प्रयोग बाबर ने किया। लेकिन अगर पूरे भारत की बात हो तो हम शासक तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना तय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर से भी पहले विजयनगर बहमनी के संघर्ष में गन पाउडर का इस्तेमाल हो चुका था। दक्षिण विदेशी क्षेत्रों से ज़्यादा घनिष्ठ रूप से संबंधित है सामुद्रिक मार्गों के कारण। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्तर में बाद में आई। उत्तर में तो हिमालय ने एक तरह से हमें न सिर्फ ठंडी हवाओं से बचाया है, बल्कि सांस्कृतिक प्रभावों से भी बचाया है काफ़ी हद तक। लेकिन दक्षिण में सामुद्रिक मार्ग से आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है समुद्र के बारे में कि समुद्र जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मतलब आप देखें कि प्राचीन काल में भी, बल्कि आदिम मानव ने भी सामुद्रिक मार्गों के माध्यम से ही अलग अलग कॉन्टिनेंट में पहुंचने में सफलता पाई थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा। और गन पाउडर का इस्तेमाल ध्यान रखिए कि कब हुआ, तो विजयनगर बहमनी के संघर्ष में हुआ। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच पहले युद्ध और बाद में विराम। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना है हमें कि विजयनगर बहमनी के बीच युद्ध हो ही क्यों रहे थे। तो इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। एक व्याख्या बहुत ही आसान है, लोकप्रिय भी है, वह यह कि धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर थे। बहमनी सुल्तान इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे दक्षिण में, और एक तरह से दक्षिण की हिंदू संस्कृति के लिए खतरा हो गए थे। तो विजयनगर और विजयनगर के शासकों ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का बीड़ा अपने ऊपर उठाया और लड़ाई लड़े। राजनीति में धर्म का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, होता रहा है। यह भी सत्य है कि दोनों तरफ से धार्मिक नारे दिए गए। दोनों तरफ से किसी ने धर्म युद्ध की बात की होगी तो किसी ने जिहाद की बात की होगी। लेकिन इतिहासकार इन मंतव्यों को मानते हैं। धर्म हमारे आचरण को प्रभावित करता है, लेकिन वह एकमात्र कारण नहीं है जो कि मानव व्यवहार की व्याख्या कर सके। आप भी देख लीजिए कि सुबह से शाम तक कितने काम ऐसे करते हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चींटी को दाना खिला देते होंगे। ठीक है, मतलब मैं आज की टेम्परामेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग साधु सन्यासी भी हों, ठीक है, इमाम मौलवी टाइप के भी लोग हों जो दिन रात प्रेयर में रहते हों, लेकिन मुझे नहीं लगता, आपकी शक्लें देख के कतई नहीं लगता कि इस तरह के जीव मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरे सामने सांसारिक जीव बैठे हुए हैं, ठीक है, लोभी, ठीक है, पापी, ठीक है। तो लोभी इसलिए कि आपको क्या चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, पैसा, पैसा भी चाहिए, सांसारिक। तो ऐसे लोगों, अब आप बताइए कि सहज जीवन जीने में कितना उपयोग होता है धर्म का? कम होता है। अगर होता है तो कुछ नैतिक मूल्यों का होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आप आईएएस बन जाएं तो कोई आपको रिश्वत दे तो आप ना लें, इस वजह से ना लें कि आप, लेकिन कर्मकांडों का कितना प्रयोग होता है? वो तो सुबह शाम बस दिखाने भर को होता है। धर्म का प्रयोग समय के साथ विशेष रूप से अब पहचान निर्माण के लिए ज़्यादा हो गया है, चरित्र निर्माण के लिए कम हो चुका है। और किसी ज़माने में ईश्वर हमारी रक्षा करता था और अब हम ईश्वर की रक्षा करने लगे हैं। तो ये दोनों तरफ से हमारा संबंध ईश्वर के साथ भी परिवर्तित हो रहा है। तो यह व्याख्या बिल्कुल अस्वीकार नहीं की जा सकती। आप समझ सकते हैं ना? मंतव्य रहे होंगे धार्मिक, यह भी रहा होगा कि कभी कभी धर्म प्रमुख कारण रहा होगा, धार्मिक नारे भी लगे होंगे, धर्म के नाम पर लामबंदी भी की गई होगी, लेकिन जो अन्य कारण हैं उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस संघर्ष को जिसे सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में देखना है, देख सकता है। धार्मिक अंतर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आधुनिक मानवों को ये बांट देते हैं तो मध्यकालीन लोग थे जिनके पास हमारे जैसे आधुनिक सिद्धांत नहीं थे। तो मध्यकाल में धर्म के लिए लड़ सकते हैं, जब आधुनिक युग में लड़ सकते हैं तो पहले के ज़माने में भी लड़ सकते हैं। लेकिन अन्य कारण जो इतिहासकार ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि उस क्षेत्र में युद्धों की एक लंबी श्रृंखला रही है। जैसे एक दिन बात हुई थी ना कि पल्लव और वो
पल्लव और चालुक्य संघर्ष करते रहे। पल्लवों के बाद उधर चोल आ गए, इधर राष्ट्रकूट आ गए, तो चोल और राष्ट्रकूट भी संघर्ष करते रहे। फिर उधर पल्लवों के बाद आ गए कौन? चोल, साम्राज्यवादी चोल, और इधर राष्ट्रकूटों के बाद आ गए चालुक्य। और चोलों का संघर्ष उसके साथ भी चला, राष्ट्रकूटों के साथ भी चला और चालुक्यों के साथ भी चला। तो ऐसा माना जाता है कि इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जियो पॉलिटिकल, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भू राजनीति, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, भू राजनीति या भू सामरिक, जो भी इस तरह के, सामरिक का मतलब स्ट्रेटेजिक होता है ना। तो इस तरह के फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके हितों का टकराव था, धर्म के अलावा भी था, और वो कहाँ कहाँ था? तो 3 क्षेत्र पहचाने गए हैं। एक तट है जिसको कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से शुरू होता है? बॉम्बे से लेकर गोवा तक। कौन सा तट है ये? कोंकण, सदर्न कोंकण है ना, सदर्न कोंकण है। एक रेलवे भी तो बनी है ना उधर, सदर्न कोंकण रेलवे, कुछ चीज़ों के लिए जानी जाती है यह रेलवे। फिर उसके बाद बॉम्बे से उत्तर की तरफ शायद नॉर्दर्न कोंकण है ना। अब जियोग्राफी में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आपसे पूछ रहा हूँ, बता दो। कोंकण कोस्ट भारत के किस तरफ है? पहला ऑप्शन दूं, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, ठीक है, तीसरा दोनों तरफ, चौथा दोनों में से किसी तरफ भी नहीं। बताओ कोंकण तट किधर है भारत में? ऑप्शन दिया है मैंने, ऑप्शन को ध्यान में रखना है। आपके 4 ऑप्शन हैं, इसी में से जवाब चुनना है। साउथ वेस्ट ऑप्शन में है आपके, इसीलिए परीक्षा भवन में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना होता है। जो आपको ऑप्शन दिया जाए उसी में से चुनना है ना। यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें मैंने नॉर्थ वेस्ट साउथ, अपने तरफ से आप क्यों बेचैन है सही उत्तर देने के लिए? जो आपको ऑप्शन दिया गया उसमें से चुनिए ना। आपके ऑप्शंस थे ऊपर, नीचे, दोनों तरफ और किसी तरफ भी नहीं। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में ही तो चुनेंगे ना आप, दिए हुए ऑप्शंस में से चुनेंगे। सिली मिस्टेक से बचाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत बार क्या होता है, समझ गए के चक्कर में ना, जब क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और हमारा जो पहले का सॉफ्टवेयर है ना, पूर्व ज्ञान का जो सेट होता है वो एक्टिव हो जाता है, और इससे पहले कि हमारा मस्तिष्क किसी वास्तविक निर्णय पर पहुंचे और किसी इंस्ट्रक्शंस को देखे या समझे, हमारा दिमाग रिस्पॉन्स दे चुका होता है और फिर हम आगे भी बढ़ चुके होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, भगवान न करे कि आप बार बार दें, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है। मैं अपने निजी जीवन की एक बात बता दूं आपको, इंस्ट्रक्शंस के महत्व को हाईलाइट करते हुए, कि एक बार मैं किसी टेस्ट में अपीयर हुआ, ऐसे ही किसी टेस्ट में अपीयर हुआ, बताऊंगा नहीं मैं कहाँ, कैसे, किधर। कुछ लोकल टेस्ट था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ लोगों को लिया जाना था। तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर मुझे मिला और मैं अपनी अज्ञानता में पास कर गया और टॉप किया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? तो वो टेस्ट कंडक्ट कराया ही था हमारे टीचर ने, ये जानने के लिए कि लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि नहीं। और उसमें इंस्ट्रक्शन ये था कि कृपया ध्यानपूर्वक बिना उत्तर दिए हुए सभी प्रश्नों को पढ़ें, और सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद बिना ऑप्शंस, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस था, उत्तर दिए हुए उन्हें वापस जमा कर दें। तो जिसको भी मिला उसने क्या किया, सब में लगातार टिक 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 टिक, सही हो गया। जिसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा उसमें लिखा हुआ था आंसर नहीं देना है, सिर्फ पढ़ के वापस करना है इसको। तो जो इंस्ट्रक्शंस हो और जो ऑप्शंस हो उसी में से चुनना होता है। और अगर आप थोड़ा धैर्य रखें एग्जामिनेशन हॉल में, तो यकीन मानिए कि 2-3 क्वेश्चंस की बढ़त आपको स्वतः मिल जाएगी। जो भी सिली मिस्टेक्स आप करते हैं ना लास्ट मोमेंट में एकदम, और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें तो बाकी पे ऐसी बढ़त मिल जाएगी। तो अब का समय थोड़ा सा धैर्य रखने का है, रिवीजन के टाइम में भी और एग्जामिनेशन हॉल में खासतौर से उन 3 या 2 घंटे में, जितना भी समय, कितना समय मिलता है आजकल, 2 घंटे है ना, हाँ बस उन 2 घंटों में
एक ही परफॉर्मेंस अगर 100 तैयारी हो तो परफॉर्मेंस 80 भी हो सकता है और परफॉर्मेंस 120 भी हो सकता है। और 80 और 120 में बहुत अंतर होता है, 40 का अंतर होता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व पर। यह तैयारी एक समय ऐसा आता है जो ज्ञान और सब से होते हुए होता है ना, कि ऐसे वायुमंडल में प्रवेश करती है जहाँ सिर्फ व्यक्तित्व काम आता है। ज्ञान वगैरह तो ये सब नीचे वाले जहाँ लेवल है ना, इसको पार करने में काम आता है। उसके ऊपर आपका व्यक्तित्व ही काम करता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सारा ज्ञान अर्जित तो करना ही पड़ता है। लेकिन रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है, समझते हैं क्या होता है, छोड़ता जाता है ना। इस तैयारी में भी एक ऐसा क्षण आता है जो किताब की गठरी और ज्ञान की गठरी पीछे, उसको जहां तक पहुंचाना है उसने वहां तक आपको पहुंचा दिया। अब उसके बाद आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी चेतना है, आपकी जागरूकता है। असल परफॉर्मेंस तो जो चांद पे लैंडिंग होती है वो तो किसी और ही रॉकेट के जरिए होती है। वो जो जमीन पे दिखता है ना, जमीन पे एनसीईआरटी है, इनिशियल थ्रस्ट जो देता है वो एनसीईआरटी। इस तैयारी की प्रकृति को पहचान लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इतना जाने कि कोंकण कोस्ट में एक बंदरगाह है जिसका नाम है गोवा। गोवा लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, गोआ? अच्छा, ये वाला है ना, हाँ ठीक है। गोवा, गोवा की जरूरत दोनों को थी। तो जो भी शक्तिशाली हुआ उसने गोवा पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और गोवा का महत्व न सिर्फ व्यापारिक कारणों से था बल्कि सामरिक कारणों से भी था। और सामरिक कारणों में महत्वपूर्ण कारण क्या था? घोड़ों का आयात। और घोड़ों का आयात इन दोनों को चाहिए था। उसी तरह से एक और क्षेत्र है जिसको कहते हैं रायचूर दोआब। यह कृष्णा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। इन दोनों के बीच का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और अक्सर यह नदी दोनों की सीमाओं को निर्धारित करती थी। तो जो भी शक्तिशाली होता था वो कृष्णा नदी के उस तरफ, इधर से उधर और उधर से इधर। तीसरा जो क्षेत्र है जहां पर इनके हित टकराते थे वह आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है जिसको वेंगी का क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र भी काफी उपजाऊ था, डेल्टा है लेकिन चावल की खेती के लिए काफी उपयुक्त स्थल है। तो इन तीन क्षेत्रों में उनके हित टकराते थे। और सिर्फ विजयनगर बहमनी के हित नहीं, उनसे पहले जो भी शक्तियां थीं उनके हित भी इन तीन क्षेत्रों में टकराते रहे थे। और ये क्षेत्र उनके बीच में युद्धों के कारण रहे थे। ठीक है ना। देवराय प्रथम के बारे में पिछले साल ही एक सवाल पूछा हुआ है। कहीं लिखता है हरिद्रा रिवर और कहीं लिखता है तुंगभद्रा रिवर। हालांकि पूछे हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी प्रश्नों को दोहराती नहीं है। उसके ऊपर उसने एक बांध बनवाया था। प्रश्न ऐसे हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज में पूछ दे आपसे कि अगर कि किसने सिंचाई में रुचि ली थी, तो अगर कुछ इस तरह से हो। विजयनगर की जल आपूर्ति में भी उसने रुचि ली थी, उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी। देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय संघर्ष को आगे बढ़ाता है। देवराय द्वितीय ने एक और काम किया। उसको ये लगा, क्योंकि विजयनगर का मुकाबला करना था, तो उसको लगा कि घुड़सवारी की परंपरा मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई भागों में काफ़ी समृद्ध है और बहमनी की शक्ति भी घुड़सवार सेना पर आधारित है। तो अगर बहमनी का मुकाबला करना है तो सेना में मुस्लिम घुड़सवारों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह की उसने नीति बनाई थी। इससे भी पता चलता है कि जो संघर्ष की प्रकृति थी वो राजनीतिक अधिक लग रही है, सांस्कृतिक और धार्मिक कम लग रही है। ठीक है। फिर उसके बाद कोई और महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। यहाँ पर नरसिंह सुलूवा है, उसको छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब है कृष्णदेव राय। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शासन किया था। 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब क्या हुआ? 1500 के बाद, 1500 के
बाद, मतलब 1500-1550 के बीच में कभी शासन इन्होंने किया था। बाबर का नाम सुना होगा आपने। बाबर ने भी भारत पर लगभग इसी समय आक्रमण किया था, 1526। तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा तुज़ुक बाबरी में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की है, भारतीय शासकों के बारे में भी बातें की हैं, और ऐसा करते समय वो यह बताता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है ना। तो बाबर का समकालीन और बाबर द्वारा कृष्णदेव राय का बाबरनामा में भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णन। स्पष्ट है ये। फिर कृष्णदेव राय को उनके सिर्फ सैनिक और राजनीतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। पहले सैनिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि सैनिक दृष्टिकोण से कृष्णदेव राय बहुत शक्तिशाली शासक थे, और सॉरी फॉर दिस। फिर इन्होंने दक्कनी सल्तनतों के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखा, उन पर प्रभुत्व बनाए रखना, नियंत्रण तो नहीं लेकिन प्रभुत्व बनाए रखा था। दक्कनी सल्तनत ये कौन थे? इसकी एक रूपरेखा मैंने आपको पहले भी दे रखी है जब हम लोगों ने क्रोनोलॉजी या कालक्रम डिस्कस किया था, याद है पहली क्लास। फिर इनकी एक और उपलब्धि है, और वह है पुर्तगालियों के साथ मित्रता। मित्रता भी उपलब्धि हो सकती है, क्या लगता है आपको? अगर आप शांति बनाए रखें किसी ऐसे शत्रु के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो शत्रु होकर आपका नुकसान कर सकता है, तो आप कूटनीतिक रूप से सफल हैं या असफल हैं? आप सफल हैं। इस समय तक पुर्तगाली भारत आ चुके थे। 1498 वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने। और न सिर्फ भारत आ चुके थे, बल्कि सामुद्रिक मार्ग के ऊपर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। और 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यही तो फ्रेंच गवर्नर था ना, सॉरी पोर्चुगीज गवर्नर, जिसने गोवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो अब गोवा का प्रसिद्ध बंदरगाह किसके हाथ में है? पुर्तगालियों के हाथ में। और पुर्तगालियों के पास क्या है? नेवी है। और इस नेवी के सामने जितने भी भारतीय शासक थे, यहाँ तक कि उत्तर में अकबर का नाम सुना होगा आपने, उसको एक बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता है, पुर्तगालियों के समक्ष उसे भी झुकना पड़ा था। और मुख्य कारण यही था कि भारतीय शक्तियों के पास कभी कोई बहुत शक्तिशाली नौसेना नहीं थी। ये व्यापारिक जहाज़ों को लूट लेते थे, हज यात्रियों को लूट लेते थे, जहाज़ डुबा देते थे। तो अगर आप समुद्र में शांति चाहते हैं तो इनके साथ आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। तो कृष्णदेव राय ने गोवा के सामरिक महत्व को देखते हुए और यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं ना, रियल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। मुगलों ने भी यही किया था बाद के दिनों में। अकबर के दरबार में बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं, आपको पता होगा। और पुर्तगालियों के प्रतिरोध के कारण ही जहांगीर ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आधुनिक भारत के साथ इसको टच कर दे रहा हूँ, जब आधुनिक समय में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस पहुंचा था कंपनी का दूत बनकर, तो उस समय जहांगीर ने अगर उसकी बात नहीं मानी या जो दी हुई अनुमति थी उसको रद्द कर दिया, तो इसका कारण भी क्या था? पुर्तगालियों का प्रभाव। ठीक है। उसके बाद से कृष्णदेव राय की सांस्कृतिक उपलब्धियों में उनको आंध्र पितामह कहा जाता है, सुना होगा आपने, आंध्र पितामह। और इन्होंने दोनों ही भाषाओं को संरक्षण दिया, कन्नड़ को भी और तेलुगु को भी, कन्नड़ और तेलुगु। तेलुगु भाषा में तो इन्होंने खुद एक किताब लिखी जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा इस किताब का, अमुक्त माल्यदा। ये तेलुगु भाषा में लिखी गई कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई किताब है। और इस किताब की विषय वस्तु वैसी ही है जैसे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, क्या? राजनीति एवं प्रशासन। तो यह पुस्तक अपने विषय वस्तु के लिए विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक और किताब लिखी थी, वह है जाम्बवती कल्याणम। यह पुराणिक विषयों पर आधारित थी।
जाम्बवती, जाम्बावती, और कल्याणम। कल्याण का मतलब शादी, ठीक है, दक्षिण में। उत्तर में कल्याण का मतलब भलाई। हाँ, उत्तर में कल्याण का मतलब भलाई। लोग आशीर्वाद देते हैं ना, जा बच्चा क्या हो तुम्हारा कल्याण। मेरी तरफ मत देखो, अभी आशीर्वाद देने की उम्र हुई नहीं है मेरी। तो कम से कम इस तरह की कि कल्याण हो, ठीक है। हम लोग अभी उसमें है, बेस्ट विशेस, उसी कैटेगरी में भी आते हैं। तो इन्होंने दो किताबें लिखी। इनके दरबार में भी कुछ बड़े विद्वान टाइप के लोग थे। एक का नाम आप बचपन से सुनते आए होंगे, तेनाली रमन। और इनके दरबार में कन्नड़ कवियों का एक समूह था, जिसके लिए अष्ट दिग्गज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अष्ट दिग्गज सुना है आपने? दिग्गज किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र के महारथी, धाकड़ टाइप के जो लोग होते हैं, उनको दिग्गज कहते हैं। देखो मैं कैमरे से हट गया ऐसा बोलते समय, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि दिग्गज सब सुनते हुए आपकी नज़र मेरे ऊपर अब पड़े, क्योंकि मैं नहीं हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो अष्ट दिग्गज कवियों का समूह है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे अष्ट प्रधान से, एक मिलता जुलता शब्द है अष्ट प्रधान। इसका संबंध शिवाजी के प्रशासन से है। शिवाजी के प्रशासन में 8 प्रमुख विभाग थे, और उन विभागों के जो प्रमुख होते थे सामूहिक रूप से क्या कहलाते थे? अष्ट प्रधान कहलाते थे। तो अष्ट प्रधानों का संबंध शिवाजी के प्रशासन से है, और अष्ट दिग्गजों का संबंध कृष्णदेव राय के दरबार से है। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला में भी रुचि ली, और 2 मंदिरों को बनाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा, विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर। विट्ठल स्वामी और हजारा। और इन दोनों ही मंदिरों में, ये दोनों मंदिरों को बनाया गया है उस स्टाइल में जिसे हम क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। विजयनगर की शैली वस्तुतः द्रविड़ शैली है, लेकिन कुछ नए प्रयोग भी दिखाई देते हैं। इन नए प्रयोग में, जो कि द्रविड़ शैली में विजयनगर के अंतर्गत होते हैं, उनमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि एक मंडप जोड़ा गया है जिसको क्या कहते हैं? कल्याण मंडप। और दूसरा उसको कहते हैं अम्मा, अम्मा मंडप, अम्मा श्राइन। अम्मा यानी मदर। अम्मा शब्द का प्रयोग मुझे लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों में माँ के लिए होता है क्या? अम्मा। तो अम्मा श्राइन। तो ये जो पौराणिक परंपरा है ना, जिसमें कि देवताओं के साथ उनकी सहचरियों को जोड़ दिया जाता है, जैसे शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी। तो अब देवताओं के साथ साथ उनकी सहचरियों के लिए भी अलग से चैम्बर बनाए जाने लगे। उन्हीं को अम्मा श्राइन कहा गया, ठीक है ना। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है, और विजयनगर में एक व्यवस्था थी जिसको कहते हैं नयंकारा सिस्टम या नायकारा सिस्टम। ये सिस्टम था मिलिट्री गवर्नरशिप का, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं इसको, नयंकारा सिस्टम। इसमें मिलिट्री गवर्नर्स होते थे, जिनको प्रशासनिक अधिकार भी होते थे, और विजयनगर में इनको कहा जाता था नायक। तो ऐसी व्यवस्था जो नायकों से मिलकर बनी थी उसको क्या कहते थे? नयंकारा सिस्टम कहते थे। कि विजयनगर के क्षेत्रों का प्रशासन कौन करते थे? तो नायक किया करते थे। तो जब तक कृष्णदेव राय रहे, नायक उनके अधीन थे, उनके मातहत रहे। लेकिन जब कृष्णदेव राय जैसा प्रभावी व्यक्ति संसार छोड़ता है तो रिक्तता उत्पन्न होती है, नहीं? उसमें क्या हुआ कि ये नायक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, और विजयनगर में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल फैला। इन्हीं नायकों में से एक नायक था जिसका नाम था राम राय।
इत्तेफाक से जान लीजिए कि वह कृष्णदेव राय जी का दामाद भी था। दामाद तो समझते हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, तो अब जाहिर सी बात है कि जीजू की क्या कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं परिवार में। तो अब ये जीजू जो है वो वास्तविक शासक बनकर उभरते हैं। ये उत्तर भारत में प्रचलित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, जीजू। जीजू समझते हैं ना, कौन होते हैं ये? जीजा जी, हाँ। तो कृष्णदेव राय के दामाद तो उनके बच्चों के जीजा जी, तो ये प्रभावी हो जाते हैं राम राय। और राम राय बहुत योग्य व्यक्ति नहीं माने जाते हैं इतिहास में। पता नहीं कृष्णदेव राय ने कैसे चुन लिया था इनको, दामाद जी थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नीति अपनाई जो कि अक्सर सफल हो जाती है तो तारीफ की जाती है, और असफल हो जाती है तो कहा जाता है फूट डालो और राज करो। ये एक नीति है, फूट डालो और राज करो। आपके केस में नहीं चलेगा ये। आपके केस में इसको थोड़ा परिवर्तित करना होगा। आपके केस में है फोड़ डालो और राज करो। क्या फोड़ना है आपको? इस एग्जाम को फोड़ना है ना। फूट डालो राज करो नहीं, बल्कि फोड़ डालो और राज करो। ठीक है, आपकी ये नीति होनी चाहिए। लेकिन वह समय प्रतियोगिता का समय तो था नहीं। अच्छा, सेवा करना है, राज नहीं करना। ईश्वर आपकी भावना बनाए रखे, इसी कामना के साथ। तो इन्होंने एक दूसरे को फोड़ना शुरू किया, नायकों को एक दूसरे के विरुद्ध। यहां तक कि जो दक्कनी सल्तनत थी, 4 या 5, उनको भी एक दूसरे के विरुद्ध फोड़ना शुरू किया। इस नीति का दुष्परिणाम यह होता है कि कभी कभी हमारे शत्रु इकट्ठा हो जाते हैं हमारे खिलाफ, है ना। आपकी नीति का कोई दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी, फोड़ने के चक्कर में हम खुद ही फूट जाते हैं। यहां पर भी तो एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बन्नी हट्टी। इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है, रक्षा तगड़ी, रक्षा तगड़ी, कुछ ऐसे। तगड़ी, तगड़ी मतलब मजबूत। और एक और वर्ड यूज होता है ताली कोटा, तालीकोट, तालीकोटा। ये लड़ाई हुई थी 1565 में, इसलिए मैंने एक तिथि लिखी थी कहीं ऊपर। और इस लड़ाई में दक्कनी सल्तनतों की एक सम्मिलित सेना राम राय को पराजित करती है, मार डालती है और विजयनगर शहर को भी नष्ट कर देती है। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। इस पूरे संघ में सभी शामिल थे, 5 दक्कनी सल्तनतें थीं, सब शामिल थी। उसमें अगर कोई शामिल नहीं था वह महत्वपूर्ण हो जाएगा, बरार शामिल नहीं था तालीकोट की लड़ाई में। बीदर भी शामिल है, अहमदनगर भी शामिल है, गोलकुंडा भी है, और एक और कौन था, बीजापुर। ठीक है ना। लेकिन विजयनगर राज्य थोड़े दिन तक और चलता है, एक नई राजधानी के साथ और एक नए राजवंश के साथ। ये वही राजवंश है जो कि जिसका नाम अंत में लिखा था हम लोगों ने, अराविडू। तो अराविडू राजवंश तालीकोट की लड़ाई के बाद गद्दी पर बैठता है, और एक जगह है पेनुगोंडा। पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर विजयनगर का अस्तित्व कुछ दिनों तक बना रहता है, लेकिन अंततः नायक ही महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, उनमें से एक ने प्रमुखता पाई और मैसूर के नाम से जाना गया, जिसके संस्थापक वोडेयार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और मैसूर का इतिहास फिर किसका इतिहास है? आधुनिक भारत के इतिहास है। ठीक है ना। अब आइए थोड़ी बात बहमनी की भी कर लें। लगभग 10 सालों के बाद, अगर विजयनगर 1337 में है तो ये 1346-47 में, और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में उसी का एक अधिकारी जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह, उसने बहमनी सल्तनत की नींव डाली। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1340s लिख लीजिए, 46-47 लिख लीजिए। इसका एक और नाम था हसन गंगू। अब ये बहमन शाह कैसे जाना गया, क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए, उधर सवाल नहीं पूछेगा। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ब्राह्मण ने इसको पाला पोसा था, उसके सम्मान में इसने बहमन शाह या ब्राह्मण शाह जैसा कुछ टाइटल लिया था, और यह वंश किसके नाम से जाना गया? बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना गया। इसकी राजधानी, शुरुआती राजधानी एक ऐसी जगह पे थी जिसका नाम था गुलबर्गा। रखा गया इसका नाम गुलबर्गा। आज ये जगह कुलबुर्गी के नाम से जाना जाता है। सुना होगा आपने, ये कर्नाटक में है। तूर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। तूर समझते हैं ना, दाल, यहाँ का तूर दाल बड़ा मशहूर है। तूर अरहर जिसे कहते हैं, उत्तर भारत के क्षेत्रों में। दाल खाते हैं कि नहीं खाते आप लोग? बहुत खाते हैं। हाँ, तो तूर तो समझते ही होंगे। फिर उसके बाद इसको बीदर बदल दिया था उस व्यक्ति ने जिसका नाम था अहमद वली। इस नाम के शासक ने गुलबर्गा से राजधानी हटाकर कहा बीदर। बीदर शहर का भी नाम सुना होगा आपने। बीदरी कला महत्वपूर्ण है, मेटल वर्क है ना। बीदर जगह का नाम सुना है कि नहीं? बीदर कभी बीदरी कला का भी नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, तो सुन लीजिए। बिदरी कला इसलिए महत्वपूर्ण है, वो मेटल वर्क है। उसमें ना मेटल के जो बर्तन होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ नक्काशी, कुछ कारीगरी की जाती है। बिदरी कला तो महत्वपूर्ण था। कोई मेरे ख्याल से पिछले साल किसी को एक एक्नॉलेजमेंट मिली थी इससे जुड़े किसी कलाकार को। यह कला भी दम तोड़ रही है अब अपना। तो बीदर राजधानी स्थानांतरित किया। बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है ये। बहुत बड़ा किला यहाँ पर, अगर कभी बीदर जाने का मौका मिले तो आप घूम सकते हैं। अहमद वली, ये अहमद वली वही था जिसने अपने बड़े भाई फिरोज शाह बहमनी को गद्दी से हटाया था। क्यों हटाया था? कि उसने क्या किया था? हाँ, बहमनी विजयनगर के साथ हाँ कूटनीतिक, वैवाहिक और शांतिपूर्ण समझौते किए थे। अब ये वली जो है, इसको वली कहने का एक कारण भी है। वली शब्द सूफीवाद में भी प्रयुक्त होता है। वली का एक मतलब उत्तराधिकारी भी होता है। तो वली इसको इसलिए कहा जाता था कि इसका संबंध उस क्षेत्र के एक प्रमुख सूफी के साथ था जिनका नाम था गेसु दराज। अब जिस तरह के प्रश्न आते हैं, गेसु दराज इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। और गेसु दराज को दक्षिण के क्षेत्र में पहला चिश्ती सिलसिला नाम सुना होगा आपने, सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। चिश्ती संत माना जाता है। चिश्तियों के बारे में यह बात आती है कि वो लोग राज सत्ता से दूर रहते थे। लेकिन अहमद वली और गेसु दराज के संबंधों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। कम से कम दक्षिण में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि दक्षिण में चिश्ती संतों की नीति थोड़ी अलग थी और वो राज सत्ता से दूरी बनाकर नहीं रहे, उत्तर में रहे। अब गेसु दराज ने एक किताब लिखी। ये क्या है? सूफी संत हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है मेराज उल, कोई बताएगा? मेराज उल आशिकीन, आशिकों की मेराज। सूफी भक्ति, ये दोनों प्रेम पर आधारित है, समर्पण पर आधारित है। मेराज परंपरागत इस्लाम में माना जाता है कि हाईएस्ट अचीवमेंट है जो किसी मनुष्य को हो सकती है, और वो क्या है? ईश्वर के साथ सीधा साक्षात्कार। लेकिन वो तो परंपरागत इस्लाम की बात है। सूफीवाद उसको उस तरह से नहीं देखता। उनके देखने के तरीके थोड़े अलग हैं, व्याख्याएं थोड़ी अलग हैं। तो एक आशिक की मेराज वो नहीं है।
एक आशिक की मिराज किसी और तरीके से होती है, जब सूफीवाद पढ़ेंगे हम लोग तो उसको देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ रहा है आपको। और यह किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उर्दू भाषा के विकास में बहुत सारे चरण देखने को मिलते हैं। उर्दू भाषा के आरंभिक चरणों में से एक का यह प्रतिनिधित्व करती है, और उर्दू भाषा के लिए रेख्ता शब्द का भी प्रयोग होता है। शामी रेख्ता वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, इस तरह की चीज। उर्दू का विकास शुरू होता है नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ से सीधे सीधे उर्दू का पलायन हो जाता है एक समय में। उर्दू शब्द का प्रयोग भी बहुत बाद में होता है। इसके लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग है, सबक हिंद शब्द का अप्रयोग है। फिर ये उधर साउथ की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है, वली दकनवी जैसे कवि होते हैं। उर्दू बहुत बाद में लौटती है उत्तर की तरफ। मुगल दरबार ने उर्दू को प्रश्रय नहीं दिया। 18वीं शताब्दी में जब बहुत कमजोर शासक थे, तो एक कवि दिखते हैं उर्दू के जिनका नाम है मीर तकी मीर। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। मीर की गज़लें भी सुनी होंगी आपने, नहीं सुनी है आपको पता नहीं होगा, लेकिन मीर की गज़लें तो बड़ी मशहूर हैं। मैं गा के सुनाऊँ एक, रिवाइज कर लो चुपचाप। लास्ट मोमेंट में बहुत भटकने का मन करता है, तो कोई गाना ही सुना दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। वैसे मैं सुनाऊंगा नहीं, बोल के बता दूं। हाँ, सुरों पे पकड़ मेरी बहुत तेज है, तो इसलिए। आपने ऐसा सुना है कुछ, दिखाई दिए यूं की बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले? नहीं सुना। भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस रहे पकड़ाए, चुप रहो। हिस्ट्री ही पढ़ो, रिवाइज ही करो, यही आपके लिए बेहतर है। तो क्या लिखा अभी आपने? हाँ, लिखा नहीं। मिराजुल आशिकीन। तो उर्दू भाषा का विकास 18वीं शताब्दी के कवि मीर तक, कम से कम कवि का तो नाम लिख लो, मीर तकी मीर 18वीं शताब्दी का कवि उर्दू का। 19वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कवि गालिब थे। गालिब का तो नाम आपने सुना ही होगा। गालिब के नाम पर जितने पाप होने हैं सब हो रहे हैं सोशल मीडिया में। कोई कुछ भी बोल के बोल देता है किसने बोला, और गालिब ने कहा। दो लोगों का जितना मिसयूज हुआ उतना किसी का नहीं हुआ है, एक तो गालिब का और दूसरा चाणक्य का। हाँ, चाणक्य ने कहा, हर दूसरी चीज किसने कही है? चाणक्य ने कही है। और 20वीं शताब्दी के बड़े प्रसिद्ध उर्दू पोएट हुए डॉक्टर इकबाल। इकबाल का भी नाम सुना होगा। तो ये 3 पोएट इधर, एक का संबंध 18वीं से, दूसरे का 19वीं से, और तीसरे का 20वीं से। और 21वीं सदी के सबसे प्रमुख उर्दू पोएट के तौर पे किसे देखते हैं आप? नहीं, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पाता, वो तो मैं हिंदी का सहारा लेकर कुछ बोल ले रहा हूँ। इधर कौन पोएट, इधर 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं। नाम याद नहीं आ रहा। मैं ऑप्शन दूं? ए राजू, बी पिंटू, सी गुड्डू। याद आ गया ना? एक और ऑप्शन दे दूं? डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, तो फिर कौन? राहत इंदौरी। हाँ, बहुत सारे हैं, उनमें से एक राहत इंदौरी भी है। ठीक है, राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी, ऐसे। और कौन? वसीम, मैं नहीं, मेरी तरफ मत देखो। वसीम बरेलवी। और कौन? जो भी हो। और हिंदी कवियों में यहां पर एक छत्र राज है किसी व्यक्ति का आपकी पीढ़ी में, ठीक है। और अंग्रेजी लेखकों में यहां पर भी एक छत्र राज है किसी व्यक्ति का। शशि थरूर? नहीं नहीं, शशि थरूर नहीं, कोई और है वो। तो मिराजुल आशिकीन, बस इतना जानिए। अच्छा, इस न राजवंश में, मतलब बहमनी किंगडम में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट था। इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिखता है। यहाँ पर जो दरबारी थे, इनके 2 गुटों में संघर्ष था। एक को कहते थे दक्कनी, और दूसरे को कहते थे आफाकी। आफाकियों को गरीब भी कहा जाता था। अंग्रेजी में इनको कहते हैं न्यू कमर्स, मतलब जो लोग नए नए गए थे उस इलाके में शायद। और दक्कनी को कहते हैं ओल्ड कमर्स। तो अगर पूछे कि किस राज्य के दरबार में न्यू कमर्स और ओल्ड कमर्स यानी कि दक्कनी और आफाकियों के बीच का संघर्ष देखने को मिलता है, तो उत्तर होगा बहमनी सल्तनत। आफाकियों में सबसे प्रसिद्ध एक व्यक्ति है
जिसका नाम हमें जानना होगा उसका नाम है, क्या नाम है उसका, महमूद, ये कुछ हो गया, टेक्नोलॉजिकली इतना भी इलिटरेट नहीं हूं मैं, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं। तो महमूद गवां, नाम सुना है कभी आपने? पूछे कि महमूद गवां कहाँ का वजीर था तो बता देंगे आपकी बहमनी सल्तनत का, और एक ऐसे समय में जब शासक या तो निकम्मे थे या अबोध थे। उसने इस राज्य को काफ़ी स्टेबिलिटी प्रदान की थी, और इसका सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन भी है। और सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एक मदरसा बनाया बीदर में, 3 मंजिली इमारत। एनसीईआरटी तक में इसकी फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी, जो सतीश चंद्र की एनसीईआरटी है। इस पर मध्य एशियाई स्थापत्य कला का भी असर दिखता है। यह बिल्डिंग अपने आप में बहुत अनूठी बिल्डिंग मानी जाती है। महमूद गवां का मदरसा किस जगह पर है? बीदर में है। ठीक है। इस राजनीति में फंसकर इसको अपनी जान देनी पड़ी, इसको प्राण दंड दिया गया, और इसके मृत्यु के साथ ही माना जाता है कि डिसइंटीग्रेशन तेज हो गया। और उस डिसइंटीग्रेशन के पश्चात कुछ राज्य उभरते हैं, और उन राज्यों को क्या कहते हैं? दक्कनी सल्तनत कहते हैं। अब आ गए हमारा अगला टॉपिक की दक्कनी सल्तनत। जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप भी कर लीजिए। यह है क्रम संख्या, कुछ चीज़ें इनके बारे में जाननी होंगी। यह है राज्य, राजवंश, राजधानी इसलिए नहीं कि जो इनका नाम है वही उनकी राजधानियों को भी नाम है, और फिर उनका क्षेत्र कि किस क्षेत्र में थे, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। इसमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं अहमद नगर की। अहमद नगर के राजवंश का नाम था निज़ाम शाही। क्षेत्र इसका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक तो हैं चांद बीबी, का नाम सुना होगा आपने, और दूसरा मलिक अंबर। कुछ नहीं तो नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से था। दूसरा बीजापुर, यहाँ के राजवंश का नाम था आदिल शाही राजवंश। इनका क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र है, और यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में एक तो चांद बीबी फिर से आ जाएंगी। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कुछ ऐसे लोग जिनका इतिहास में नाम है, जिन्हें हमें जानना है। ठीक है। तो चांद बीबी यहाँ पर भी हैं। चांद बीबी इसलिए हैं कि ये था उनका मायका, ये था उनका ससुराल। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक शासक है जिसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह, और तीसरा यूसुफ आदिल शाह। तीसरा राज्य गोलकुंडा का राज्य है, नाम सुना होगा आपने। यहाँ का जो राजवंश है उसको कहते हैं कुतुब शाही राजवंश। इसका क्षेत्र जो है वह है वर्तमान तेलंगाना, है ना? अंग्रेजी में क्यों लिखने लगा मैं? तेलंगाना, तेलंगाना है ना, कि तेलंगाना है? इसे लिखा मैंने, गलत लिखा है। तेलंगाना, ग आकार, तेलंगाना।
ग पे मात्रा होगी। तेलंगाना, तेलंगाना, TELENGANA। आपको जैसे मन करे वैसे लिख डालिए। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्वों में हैं कुली, कुतुब शाह, और दो भाई हैं, इनके नाम एक साथ लिख लीजिए, मदन्ना एवं अकन्ना। तीसरा होता तो क्या नाम होता? मदन्ना, अकन्ना। अक्सर कुछ नाम होते हैं ना जिनमें दो भाइयों का अगर वो नाम है तो तीसरे भाई का नाम पूछने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा कुछ नामों का सेट बता सकते हैं आप हमें ऐसे? एक चिंटू होगा तो दूसरा मिंटू होगा। मोहन और सोहन, है ना? अगर एक भाई का नाम गुड्डू होगा तो दूसरे का क्या होगा? अक्सर देखा गया है, एक गुड्डू है तो दूसरा बबलू होता है ना? गुड्डू बबलू, हाँ, गुड्डू बबलू अक्सर साथ दिखाई देते हैं नहीं? ये कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा है। चौथा, बीदर। यहाँ की डायनेस्टी है बरीद शाही, और यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक ही लिख लीजिए, और इधर कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो छोड़ देंगे। पांचवा, बरार। यहाँ पर जो राजवंश है उसका नाम है इमाद शाही। महाराष्ट्र लिख लीजिए और छोड़ दीजिए इनको, यहाँ पर भी कोई नोटिसेबल चीज नहीं है। हुआ यूं कि अहमदनगर को आधा अकबर ने जीता और पूरा जीता शाहजहां ने। अकबर ने शुरुआत की। थोड़ा सा मुगलों के बारे में भी लगे हाथ जान लीजिए। बीजापुर को अकबर ने प्रस्ताव तो भेजा था लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो आक्रमण भी नहीं करता है उसके ऊपर। बीजापुर को आंशिक रूप से शाहजहां के जमाने में औरंगजेब जीतता है। ये शाहजहां के जमाने में, लेकिन इसका अधिग्रहण औरंगजेब करता है। तो जो लास्ट में नाम लिखा हुआ है वो क्या करता है? अधिग्रहण करता है। और यही कहानी गोलकुंडा की भी है कि शाहजहां के जमाने में इसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है और औरंगजेब उसको अंततः अधिकृत करता है। इन बाप बेटों में जो विरोध था शाहजहां और औरंगजेब में, उसका एक कारण दक्षिणी राज्यों के प्रति उनकी नीतियों का अंतर भी था। शाहजहां ने ज़्यादा व्यवहारिक नीति अपनाई और औरंगजेब ने जब दक्षिणी राज्यों को जीतकर उसको कहा कि इसका अधिग्रहण कर लेते हैं, उसने कहा कि संभव नहीं है, मत करो, सिर्फ अहमदनगर का कर लेते हैं, क्योंकि अहमदनगर को फिर भी नियंत्रित किया जा सकता है। गोलकोंडा और बीजापुर को उत्तर से नियंत्रित करना कठिन होगा। औरंगजेब ने नहीं माना। उसके ज़माने में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वह सुल्तान बादशाह बनता है वैसे ही उसने उन दोनों राज्यों का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है। फिर इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। बीदर बिरार इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनको पहले ही इन दोनों ने आपस में बांट लिया था, तो उसको छोड़िए। चांद बीबी और अकबर अपने पारस्परिक द्वंद्व के लिए जाने जाते हैं। जब अहमदनगर पर अकबर ने आक्रमण किया था तो चांद बीबी की शादी हो चुकी थी बीजापुर में, लेकिन वो वहां से लौट के आती है, मायके पे संकट आया हुआ है, और अपने भतीजों के पक्ष में समर्थन देते हुए इतना तीव्र विरोध करती है कि अकबर के सबसे काबिल कमांडरों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम सुना होगा आपने, कभी भी था, और अकबर के कुछ बेटे
के बावजूद भी अहमदनगर में अकबर को भी आंशिक सफलता ही मिलती है। अहमदनगर शहर पे अधिकार हो जाता है और अहमदनगर राज्य के लगभग आधे भाग पर, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो पाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? चांद बीबी का प्रतिरोध। इतिहास में अकबर चांद बीबी प्रतिरोध याद रखा जाता है। एक और नायिका है भारतीय इतिहास की जिसको भी अकबर के प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है, गढ़कटंगा का नाम सुना होगा आपने, रानी दुर्गावती। तो अकबर का मुकाबला इन दो दक्कनी महिलाओं से हुआ और इन दोनों के विरुद्ध अकबर को बहुत विशेष सफलता नहीं मिली थी। ठीक है। मलिक अंबर ने इस परंपरा को जारी रखा था। ये अहमदनगर का वजीर था और इसे याद किया जाता है जहांगीर का विरोध करने के लिए। और जहांगीर की दक्कन नीति नितांत ही असफल मानी जाती है और उसका कारण था मलिक अंबर का विरोध। वह अबिसिनिया का नागरिक था। अबिसिनियाई लोग भारत में राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से सक्रिय रहे थे। यह बात हम लोग मध्य युग में भी देख चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको याद हो मलिक याकूत की बात की थी हम लोगों ने, रजिया सुल्तान ने जिसे अपना अमीर आखुर नियुक्त किया था। यह व्यक्ति अपने समय में इतना शक्तिशाली था कि इसने मुगल राजकुमार खुर्रम को संरक्षण दिया था जब उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत दी थी। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है। मराठा नेताओं का आरंभिक राजनीतिक और सैनिक प्रशिक्षण भी इसी के अंतर्गत हुआ, जिसने एक नीति अपनाई कि मराठों को अहमदनगर के प्रशासन में आगे बढ़ाया जाए ताकि मुगलों का प्रतिरोध करने के लिए स्थानीय संसाधनों को प्रयोग किया जा सके। छापामार युद्ध का नाम सुना होगा आपने। छापामार युद्ध जिसमें कि मराठे बाद में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं और मुगलों के खिलाफ बहुत प्रभावी तौर से प्रयोग करते हैं। छापामार युद्ध के प्रणेता के तौर पर भी मलिक अंबर को याद किया जाता है। ठीक है। चांद बीबी ये वही वाली हैं। अहमदनगर में इनका मायका था और बीजापुर में इनकी ससुराल थी। इब्राहिम आदिल शाह ये संगीत के प्रेम के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताबे नौरस। नौरस, 9 रसाज ऑफ इंडियन म्यूजिक, किताबे नौरस। और यूसुफ आदिल शाह को जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। गोल गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। और पूछे कि गोल गुंबज किसकी मज़ार है या किसका मकबरा है, तो यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। और यह भवन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में इसके ऊपर सबसे बड़ा वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ गुंबद प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति से बने गुंबद कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम लोग क्लास में कर चुके हैं, आपको याद होगा, जिसमें की स्टोन का प्रयोग किया जाता है। बाकी कुली कुतुब शाह, यहाँ पे 2 कुली कुतुब शाह हैं। एक कोई सुल्तान कुली कुतुब शाह, उस चक्कर में नहीं पढ़ना, बस कुली जानिए, कुतुब शाह। यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन नहीं पूछती है, यूपीएससी क्विज नहीं बनाती है, अक्सर देखा होगा। यूपीएससी आपसे वैसे ही प्रश्न पूछती है जो कि आपको सच में जानना चाहिए। अगर यकीन ना हो तो 3-4 साल 5 साल पहले के प्रश्न उठा के देख लें और देखें कि जो आपको बहुत मुश्किल लगे थे वो भी लगेंगे कि नहीं। जिस तरह से दुनिया बदली, जिस तरह से समय बदला, वो प्रश्न उस समय पूछे जाने बड़े ही स्वाभाविक थे, बड़े ही सहज थे। तो जब वाईफाई पहली बार पूछा गया था तो बड़ा टेढ़ा लगा था। 10 साल के अंदर वाईफाई हमारी लाइफ में घुस गया कि नहीं। यूपीएससी ने जब ब्लूटूथ पे प्रश्न पूछा था तो बहुत मुश्किल लगा था, आज ब्लूटूथ क्या हुआ। ऐसे ही आज जो यूपीएससी के प्रश्न बड़े ही अनजाने से लगते हैं, 10 साल बाद 5 साल बाद पलट के देखिएगा, आपको लगेगा कि यूपीएससी कोई बहुत ऐसे सवाल नहीं पूछ रही थी जिसकी अपेक्षा एक स्नातक से न की जाए। ये हमारी जागरूकता का स्तर थोड़ा कम था, इसी कारण हम नहीं समझ पाए थे, समय की नब्ज को हम नहीं टटोल पाए थे। आज तो भले लगेगा कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछती है छुपा छुपा के। उसने छुपा के प्रश्न नहीं पूछे हैं, आप कहीं छुपे हुए हैं इस दुनिया में, आप अपडेटेड नहीं। तो जब तक यूपीएससी पे दोष देते रहेंगे ना, तब तक मामला अलग होगा। अपनी जिम्मेदारी संभालनी
होगी। यूपीएससी वैसे ही सवाल पूछती है जो सच में अपेक्षित होता है कि आप उसे जानें, और करंट को लेकर भी यही दृष्टिकोण है और विषय को लेकर भी यही दृष्टिकोण है। अब अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा दूसरे तरह की उभर गई है कि सब कुछ रट लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, और ये छोड़ चुके हैं, विषय का दर्शन छोड़ चुके हैं, विषय की समझ छोड़ चुके हैं, किसी विषय में क्या महत्वपूर्ण होता है क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है वो सब अगर आप छोड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुर्गति होगी आपकी। आपको दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो एक स्नातक से अपेक्षित नहीं है। वो काम कर रहे हैं जो उस विषय के विद्वान हैं, जो उस विषय को जानते समझते हैं, वो उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो आप कुछ अन्य ही प्रायोजन में लग गए। तो हमें से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बचना हो तो बच लीजिए। तो कुली कुतुब शाह की बात हो रही थी, तो ये कुली का काम करते थे हैदराबाद के स्टेशन पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भारतीय रेल का विकास नहीं हुआ था, तो हैदराबाद शहर बसाया था इन्होंने और स्टेशन की जगह छोड़ दी थी। नहीं तो फिर स्टेशन कैसे बनता? ऐसे नहीं था। बस इतना जानिए कि हैदराबाद शहर, और हैदराबाद शहर भी एक फारसी शहर से मिलकर बना है। हैदराबाद शहर भी एक फारसी शहर के प्रभाव में है जिसका नाम है इस्फहान। अंग्रेजी में उसको ऐसे लिखते हैं, इस्फहान। इस्फहान शहर से मिलकर बना है, मतलब से प्रभावित है। और वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है, अगर आप जाएं हैदराबाद, आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ही, जिसका नाम है चार मीनार। सुना है कभी चार मीनार का नाम? हाँ, तो चार मीनार को भी इस व्यक्ति से संबंधित कर ही लीजिए। इसके साथ ही दक्कनी सल्तनत समाप्त होते हैं और यह टॉपिक भी समाप्त होता है। इसके साथ हम लोग 1-2 मिनट का विश्राम ले सकते हैं, ताकि अगले टॉपिक के लिए जो तैयारियां करनी हो वो की जा सकें, मैं अपने नोट्स रिवाइज कर सकूं। इस मध्यांतर में मिलते हैं 2 मिनट के बाद।